कभी ठंड में ठिठुर के देख लेना, कभी तपती धूप में जल के देख लेना, कैसे हिफाजत होती है मुल्क की, कभी सरहदों पे चल के देख लेना। हेलो साथियों, फिर से आपका स्वागत है सक्षम आईएएस जोन में। और आज हम लोग कुछ प्रश्नों को जानेंगे और मेरे पास 3 प्रश्न हैं और यही मेरा आज का लेक्चर होगा। तो देखते हैं वो 3 प्रश्न क्या हैं। और ये तीनों प्रश्न से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हो, प्रीलिम्स हो या मेंस हो। तो 3 प्रश्न क्या क्या हैं देखते हैं। मेरा पहला प्रश्न है कि संविधान क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। मेरा जो दूसरा प्रश्न है वो है आपको कि संविधान का जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, सिग्निफिकेंस है, वो क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और मेरा जो तीसरा और अंतिम प्रश्न है वो है संविधान का प्रकार, टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की जो प्रकार होता है वो कितने प्रकार का होता है हमारा संविधान, और किसके आधार पर इन संविधानों को डिवाइड किया गया है। उन सारे विषय वस्तु को हम लोग जानेंगे कि ये क्या सारी चीजें हैं। तो बिना देरी किए हम लोग जानते हैं कि हमारा संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या है और क्या कहता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो चूंकि ये पिछले लेक्चर में हम आपको 2-3 लेक्चर में बता चुके हैं कि संविधान क्या है, लेकिन फिर भी हम आपको उसकी पुनरावृत्ति करना चाहेंगे। तो ये जो संविधान होता है वो कुछ नहीं, आपको मौलिक जो नियम होते हैं उसी का संग्रह होता है। क्या होता है? मौलिक नियमों का क्या होता है, हमारा संग्रह होता है। यानी हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ द क्या, फंडामेंटल रूल्स, यानी कि मौलिक नियमों का संग्रह होता है। क्या होता है? तो जो संविधान है वो क्या होता है हमारा, आपको मौलिक नियमों के संग्रह को, मौलिक नियमों के संग्रह को क्या कहा जाता है, तो संविधान कहा जाता है। और ये हमारे जो जिस भी देश में जो संविधान होता है वो संविधान क्या होता है, उस देश के प्रशासन को चलाने का आधार होता है, जिसके आधार पर देश के प्रशासन को क्या किया जाता है, चलाया जाता है। यानी कि वैसा आपको मौलिक नियमों का संग्रह जिसके द्वारा देश के प्रशासन को चलाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। तो ये जो मेरा पहला प्रश्न है कि संविधान क्या है, ये आप जान चुके हैं। उसके बाद देखते हैं जो हमारा दूसरा प्रश्न है, संविधान का जो सिग्निफिकेंस क्या होता है, यानी कि इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। तो उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे कि संविधान के क्या आपको महत्व है। तो दूसरा मेरा प्रश्न है संविधान का महत्व क्या है हमारा, आपको संविधान का महत्व हम जानेंगे, इंपोर्टेंस जानेंगे। तो देखते हैं कि संविधान का महत्व क्या है। इसे हम फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। ये संविधान के विशेषताओं को भी दर्शाता है, इसे इंपोर्टेंस भी है और साथ साथ ये संविधान के विशेषताओं को भी क्या करता है, दर्शाता है। तो क्या फीचर्स है, यानी क्या इसके इंपोर्टेंस है, क्या इसके सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या ये आपका इसका सिग्निफिकेंस है। तो संविधान जो होता है वो क्या आपको बताता है, वही उसके लिए क्या है, हमारे लिए महत्व रखता है। तो सबसे पहले इसके जो महत्व है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला जो इंपोर्टेंस है इसका, संविधान का जो महत्व होता है, संविधान हम लोग किसे कहते हैं, तो संविधान क्या है, आपको मौलिक नियमों का संग्रह है जिसके द्वारा देश के प्रशासन को चलाया जाता है। तो प्रशासन चलाया जाता है तो उसके लिए होगी सरकार, एक गवर्नमेंट होगी जिसके द्वारा प्रशासन को चलाया जाएगा। लेकिन ये प्रशासन किन चीजों को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, तो देश में जो जनता होती है, नागरिक होती है, उसी को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। यानी सबसे पहले तो ये जो हमारा संविधान होता है, ये संविधान क्या करता है, आपको जो देश में जो जनता होती है वो क्या करती है, आपको देश के नागरिकों के लिए कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करती है, इसलिए इसका महत्व है। यानी कि देश के नागरिकों के लिए क्या करती है, देश के नागरिकों के लिए, आपको देश के नागरिकों के लिए कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करती है। सबसे पहला विशेषता ये है, संविधान इसलिए बनाया जाता है कि देश के प्रशासन को चलाया जाए, और देश के प्रशासन को चलाने के साथ साथ जो हमारी जनता है उसके लिए कुछ मौलिक जो अधिकार है, फंडामेंटल जो राइट्स हैं, उनको क्या किया जाए, डिलीवर किया जाए, दिया जाए। तो ये पहला इसका सिग्निफिकेंस है, महत्व है। दूसरा चीज कि ये जो नागरिक होते हैं तो इनको कंट्रोल कौन करेगी, सरकार करती है। तो दूसरा चीज कि ये बताता है कि जो सरकार है वो यहाँ पर
इस सरकार के संदर्भ में कुछ बात करती है कौन? संविधान। तो ये बताती है कि देश में जो सरकार होगी वो सरकार के अंगों के बारे में बताती है कौन? संविधान। इसलिए इसका महत्व है किसका? तो संविधान का। तो सरकार के अंगों के बारे में बताती है, अंगों के बारे में बताती है, इसलिए भी इसका क्या है? महत्व है। दूसरा चीज, और ये महत्व है और ये बताती है कि सरकार के जो अंग होते हैं उन अंगों के बीच में जो अंतर संबंध है उनके बीच में कैसा संबंध होता है। तो सरकार के अंगों के बीच में कैसा संबंध होता है ये भी किसके द्वारा हमें पता चलता है? तो संविधान के द्वारा पता चलता है। तो संविधान के अंगों के बीच में कैसे अंतर संबंध होंगे, उनके बीच में कैसे रिलेशन होंगे, उसके बारे में हमें किससे जानकारी पता चलता है? तो संविधान के द्वारा। यानी कि संविधान के अंगों के जो अंग होते हैं उनके आपको बीच में कैसी आपको अंतर संबंध होता है, तो इसके बारे में। तो यानी कि सरकार के अंगों के अंतर संबंध के बारे में, सरकार के अंगों के बीच कैसा अंतर संबंध होगा, अंतर आपको जो हमारा अंतर संबंध होगा उसके बारे में पता चलता है किसके द्वारा? तो आपको संविधान के द्वारा। तो सरकार के अंगों के बीच में कैसा अंतर संबंध होगा इसके द्वारा पता चलता है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सरकार के जो अंग होते हैं वो आपको 3 प्रकार के होते हैं। जैसे होती है हमारी आपको क्या? सबसे पहली होती है विधायिका। क्या होती है? विधायिका होती है। उसके बाद होती है कार्यपालिका, जिसे एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। कार्यपालिका क्या कहा जाता है? कार्यपालिका। और तीसरा जो होता है हमारा क्या? आपको न्यायपालिका, जिसे जुडिशरी सिस्टम होता है हमारा, ये बॉडी होता है न्यायपालिका। क्या होता है? न्यायपालिका के बारे में। चूंकि ये सरकार के अंग है और इन अंगों के बीच में कैसे अंतर संबंध होंगे, कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए, अलग है फिर भी एक दूसरे को कंट्रोल किए हुए हैं। जैसे देखा जाए तो आर्टिकल 50 के द्वारा कहा जाता है कि जो हमारा न्यायपालिका है कार्यपालिका से क्या है? आपको क्या है? अलग है, लेकिन फिर भी उसको कंट्रोल करके रखती है। तो सबसे पहला हमारा क्या होता है? विधायिका, लेजिस्लेचर के बारे में। दूसरा हमारा कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव होती है। और तीसरा जो अंग होता है इसका बॉडी होता है सरकार का, वो होता है न्यायपालिका, जिसे हम जुडिशरी कहते हैं। तो ये अंग है और इन अंगों के बीच में कैसे अंतर संबंध होंगे इसके विषय वस्तु के बारे में हमें जानकारी मिलता है किसके द्वारा? तो संविधान के द्वारा। इसलिए संविधान का महत्व है हमारे लिए। और उसके बाद ये जो सरकार होगी, सरकार का और जनता के बीच में कैसे अंतर संबंध होंगे, सरकार का जनता के प्रति कैसा रवैया होना चाहिए, ये आपको संविधान के द्वारा पता चलता है। तो सरकार और जनता के बीच में अंतर संबंध, सरकार और जनता के आपको बीच अंतर संबंध यहाँ पर कैसे होते हैं आपको दर्शाया जाता है अंतर संबंध के बारे में। तो ये तो रहा हमारा कि इस संविधान का क्या महत्व है। उसके बाद हमारे देश में चूंकि ये सरकार है तो सरकार का जो शासन व्यवस्था है वो कैसा होगा, तो शासन व्यवस्था के स्वरूप के बारे में भी पता चलता है कि हमारे चूंकि जिस भी देश में संविधान होता है वो संविधान वहां की शासन व्यवस्था के बारे में भी बताता है। तो कि शासन व्यवस्था किस आपको प्रकार का होगा, तो शासन जो व्यवस्था होता है 2 प्रकार का होता है, या तो लोकतंत्रात्मक हो सकता है या राजतंत्रात्मक हो सकता है, या तो डेमोक्रेटिक हो सकता है या मोनार्की टाइप का हो सकता है। लेकिन भारत में आप देखते हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है। तो ये शासन व्यवस्था के बारे में बताता है। क्या बताता है? शासन व्यवस्था के बारे में बताता है। और शासन व्यवस्था अब 2 प्रकार का होता है। एक होता है राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, जिसे मोनार्की सिस्टम कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, इसमें मोनार्की सिस्टम में कहा जाता है कि इसमें जो प्रतिनिधि होता है जो देश के संचालन करता है वो क्या होता है, वो आपको वंशानुगत सिस्टम चलता है वहां पर। तो दूसरा हमारा क्या होता है? लोकतंत्रात्मक। क्या होता है? लोकतंत्रात्मक होता है सिस्टम, जिसे हम डेमोक्रेटिक कहते हैं, डेमोक्रेसी कहा जाता है। उसके बाद जो शासन व्यवस्था है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर शासन व्यवस्था की जो नेचर है, प्रकृति है, वो कैसा है। शासन व्यवस्था की प्रकृति कैसी है। उसके बाद इससे पता चलता है कि जो सरकार है, सरकार की वहां पर ना कैसी सरकार है। तो सरकार के बारे में पता चलता है कि वहां पर सरकार के द्वारा
जो सिस्टम है वो कैसा है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि आपको सरकार का जो प्रणाली होता है वो संसदनात्मक हो सकता है, या आपको क्या हो सकता है, आपको अध्यक्षात्मक हो सकता है। तो हमारे यहाँ आपको संसदीय शासन प्रणाली है जो ब्रिटेन से अपनाया गया है। तो ये दो प्रकार का हो सकता है। तो प्रकृति के बारे में पता चलता है, और सरकार, ये जो सरकार है वो किस तरह की है हमारा, आपको संसदीय है या अध्यक्षात्मक है, तो इसके बारे में पता चलता है। तो हमारा यहाँ जो संविधान है वो कैसा है, संविधान हमें कैसे जानकारी देता है सरकार के संदर्भ में, तो देता है कि हमारे यहाँ जो सरकार है वो कैसी होगी, संसदीय सरकार होगी। ठीक है, तो इस तरह की जानकारी हमें देता है कौन, आपको संविधान। इसलिए संविधान का हमारे लिए विशेष महत्व है, ये इसका इंपोर्टेंस। अब जो हमारा तीसरा विषय है वो विषय वस्तु बचा है कि संविधान के जो टाइप है, संविधान के जो प्रकार है, वो कितने प्रकार का संविधान होता है। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे कि संविधान हमारे कितने प्रकार का होता है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो सरकार है हमारा, संविधान है, वो संविधान के जो टाइप्स है, प्रकार है, वो कितने प्रकार का होता है, और उसका डेवलपमेंट समय समय पर कैसे होता गया है। और आप देखते हैं कि जो सरकार संविधान का जो हमारा सबसे अच्छा जो प्रकार होता है, चूंकि विश्व का अगर बात करें तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम बताते हैं कि संविधान का हमारा जो प्रकार है वो क्या होता है। तो इसको हम रब करते हैं और उसके बाद बताते हैं कि हमारा जो संविधान है वो कितने प्रकार का होता है। तो हमारा तीसरा प्रश्न है कि संविधान का प्रकार क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए देखते हैं, हम देखेंगे संविधान का प्रकार, संविधान का प्रकार जानेंगे कि संविधान कितने प्रकार का होता है। चलिए देखते हैं, आपको एंशिएंट समय से मॉडर्न टाइम तक का जो आपको टाइम लाइन है और उसमें कैसे संविधान का विकास हुआ है, उन सारे पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से संविधान का आपको विकास हुआ है और कैसे उसका आपको क्लासिफिकेशन किया गया है संविधान का, वो देखते हैं। चूंकि काफी अच्छा चीज है जिससे काफी क्वेश्चन पीछे जाते हैं। तो देखते हैं संविधान के प्रकार। हम बात करते हैं एंशिएंट आपको पीरियड से, तो बात करते हैं तो एंशिएंट पीरियड में अगर हम बात करते हैं तो जो पाषाणकालीन चीजें हैं, सभ्यताएं हैं, उस समय आपको किसी तरह की यहाँ पर आपको शासन प्रणाली दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकार की चर्चा नहीं की जा सकती। उसके बाद देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हड़प्पाकालीन पीरियड में आते हैं। चूंकि हम भारत के संदर्भ में फिलहाल लेकर के चल रहे हैं, तो देखते हैं कि जो संविधान है उस समय चूंकि यहाँ पर बड़े वर्ग के द्वारा प्रशासन को चलाया जा रहा है, लेकिन वहां पर किसी तरह के, लेकिन वहां भी थोड़ा सा मोनार्की सिस्टम दिखाई देता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो वैदिक पीरियड है, उस पीरियड में देखते हैं कि वैदिक पीरियड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसे हम ऋग्वैदिक पीरियड या आपको पोस्ट ऋग्वैदिक या उत्तर वैदिक काल कहते हैं। और पोस्ट जो हमारा ऋग्वैदिक पीरियड है, उस पीरियड में देखते हैं कि आपको कुछ संस्थाएं होती है, जैसे सभा और समिति होती है, और इस सभा और समिति के द्वारा आपको, चूंकि कबीला होता है और कबीला में राजा को चुना जाता है, और वो राजा क्या करता है, तो चूंकि सभी लोगों पर कंट्रोल करता है, और तब क्या करता है, चूंकि पूरी तरह से कंट्रोल नहीं रहता है उसका, और चूंकि उनके लिए क्या करता है, रक्षा, चूंकि राजा होता है और उसका काम होता है कि उस कबीला के अंदर जितने भी प्रजा है उसका रक्षा करना होता है। लेकिन यहाँ पर मोनार्की सिस्टम नहीं दिखाई देता है। यहाँ पर राजा को कभी पदच्युत किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, और इस सभा समिति के द्वारा उसे कभी भी हटाया जा सकता था। तो यहाँ पर दिखाई देता है। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में अगर आते हैं, पोस्ट ऋग्वैदिक में, तो देखा जाता है कि यहाँ पर जो राजा है वो आपको सभा और समिति के द्वारा तो चुना जाता है, लेकिन यहाँ पर जो राजा का जो पद है, आते आते क्या हो जा रहा है, आपको ये थोड़ा सा मोनार्की सिस्टम जैसा दिखाई देने लगता है, यानी कि ये वंशानुगत हो जाता है, यानी कि राजा का जो पुत्र होगा और राजा जो क्या होगा, अगला राजा होगा, इस तरह का सिस्टम दिखाई देता है। और यहाँ पर जो राजा होता है आपको खुद से नियम और कानून बनाता है, उसका इम्प्लीमेंट भी करता है और उसका जस्टिस भी करता है, यानी कि न्याय भी करता है। तो ये सारी चीजें दिखाई देती है कहाँ पर, पोस्ट ऋग्वैदिक में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि चूंकि अब यहाँ पर यही सिस्टम यहाँ पर काफी लंबे समय तक चला है। आपको मॉडर्न जो मेडिएवल पार्ट है हमारा, मेडिएवल जो हमारा इंडिया का है, या आपको वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो मोनार्की सिस्टम ही देखा जाता है। और मोनार्की सिस्टम में वहां पर व्यवहार में जो भी चीजें प्रयोग में की जाती थी, उसी को क्या कर दिया गया, एक कानून मान लिया गया, और उसी के आधार पर निर्णय जो भी होते थे उसके आधार पर निर्णय किए जाते थे। तो एक तरह से तो देखा जाए तो
इसी को क्या मान लिया गया, नियम और कानून मान लिया गया और उसी के आधार पर निर्णय यानी कि जस्टिस किया जाता था। यानी कि देखा जाए तो ओरिजिन के आधार पर हम देखेंगे कि कैसे आपको विकास हुआ है, कैसे हमारा प्रकार को डिवाइड किया जाता है आपको संविधान के। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर संविधान के जो प्रकार है वो कैसे हैं। तो सबसे पहला चीज हमारा है, हम संविधान के प्रकार को कैसे डिवाइड कर सकते हैं वो आपको दिखाते हैं चीजों को। तो सबसे पहले देखा गया कि यहाँ पर हेरिडेटरी सिस्टम रहा। हेरिडेटरी सिस्टम मतलब वही मोनार्की सिस्टम होता है। तो हेरिडेटरी सिस्टम में देखा जाता है कि यहाँ पर क्या है, राजा का जो पुत्र होगा वो राजा होगा। तो यहाँ पर देखा जा रहा है और यहाँ पर किसी तरह का लिखित आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है जिसके द्वारा प्रशासन को चलाया जाए। तो सबसे पहला चीज यहाँ पर क्या किया गया था, यानी कि वो व्यवहारिक में था और उसी के द्वारा निर्णय किया जाता था, लिखित आपको कोई उसका सोर्स नहीं मिलता है। तो सबसे पहला चीज तो यहाँ पर देखते हैं कि जो प्रकार है वो कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कैसे, उत्पत्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन, यानी कि इसका कैसे उत्पत्ति हुआ है। तो पहला चीज यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहला चीज ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति चूंकि कानून का निर्माण नहीं किया गया है बल्कि वो बहुत समय से चला आ रहा था और अभी भी चल रहा है और उसी के आधार पर निर्णय दिए जा रहे हैं। तो इसके आधार पर तो इसको कहा जाता है विकसित संविधान। क्या कहा जाता है, विकसित आपको संविधान, इसको कहते हैं विकसित संविधान, जिसको इवॉल्व कहते हैं। इवॉल्व जैसे इवॉल्व हुआ है, क्या हुआ है, इवॉल्व हुआ है, इसको कहते हैं इवॉल्व आपको कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि विकसित हुआ है। लेकिन आगे समय आते आते क्या हुआ, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत क्या हो गया, चूंकि उपनिवेशवाद का जो जंजाल था उसमें फंस गया, ब्रिटेन का गुलाम बन गया। और चूंकि जब एक गुलाम बन गया तो उस पर आपको क्या किया गया, उसके सारे संसाधनों को मतलब ना शोषित किया गया, किसके द्वारा, तो अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन आगे चल करके आपको जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे नियम और कानून आए थे और उसी नियमों कानूनों को आधार बनाकर भारत के संविधान का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो कुछ ऐसे भी देश होते हैं जो अपने संविधान का निर्माण किस तरह से कर लेते हैं, अलग अलग देशों से, विभिन्न प्रकार के देशों से क्या करते हैं, उनके जो खास नियम और कानून होते हैं जो उनके देश में लागू करने के लायक होते हैं उसको क्या करते हैं, इनेक्ट कर लेते हैं और अपने यहाँ लागू कर देते हैं। तो दूसरा होता है हमारा क्या, एक तो इवॉल्व होता है, दूसरा इनेक्टेड होता है। क्या होता है हमारा, इनेक्ट किया जाता है, यानी कि दूसरे देशों से लिया जाता है और उसे रिटर्न फॉर्म में लाया जाता है। यानी कि इनेक्ट किया गया है, यानी कि ये आपको निर्मित किया जाता है। क्या किया जाता है, निर्मित किया जाता है। इनेक्ट किया गया है दूसरे देशों से या खुद के देशों से, और मतलब कुछ अपने देशों से और दूसरे जो पड़ोसी देश या अन्य देशों से जो विश्व में फेमस है उसके संविधानों से लिया जाता है और इनेक्ट किया जाता है और तब देश के संविधान का निर्माण होता है। तो दूसरा पहला देखिए हम इवॉल्व होता है, दूसरा क्या होता है, इनेक्ट होता है। लेकिन आगे चल करके यही जो संविधान हुआ, चूंकि इसी को आपको क्या किया गया, लिखावट के आधार पर डेवलप कर दिया गया। यानी कि हम कहेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ द रिटन, यानी कि आपको लिखावट के आधार पर हम अगर देखा जाए तो संविधान जो होता है बिल्कुल यही संविधान को कहा जाता है क्या, आपको दो आधार में इसको बांट दिया गया, जिसे हम कहते हैं लिखित यानी कि रिटन, और दूसरा होता है अनरिटन होता है। एक होता है हमारा रिटन होता है, क्या होता है, रिटन, और दूसरा होता है हमारा क्या, अनरिटन होता है, जिसे हम अलिखित संविधान के नाम से यहाँ पर दोस्तों हम लिख देते हैं, हिंदी में भी लिख देते हैं। हमारा क्या होता है, लिखित होता है। क्या होता है, लिखित होता है। और ये होता है हमारा क्या, अलिखित होता है। क्या होता है, अलिखित होता है, जिसे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगला चीज, चूंकि यहाँ पर संविधान को इनेक्ट किया गया है और इनेक्ट करने के बाद संविधान को लिखा जाता है, और संविधान को लिखने के लिए आपको चूंकि इसके लिए जरूरत होती है क्या, एक संविधान सभा की, और वो संविधान सभा क्या करती है, आपको संविधान का क्या करती है, निर्माण करती है। यानी कि जो तो संविधान सभा जो निर्माण करेगी किसका, संविधान का, तो वो भविष्य को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण करती है और इस तरह से निर्माण करती है कि आने वाले समय में अगर जरूरत पड़े तो उसमें आपको क्या किया जाए, संशोधन भी किया जा सकते हैं, अमेंडमेंट भी किया जा सके। जैसे वर्तमान समय में भारत में बहुत सारे संशोधन किए जाते रहे हैं और अभी भी किए जाते हैं।
तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो संशोधन के आधार पर हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द अमेंडमेंट, यानी संशोधन के आधार पर। पहला लिखे आपको रिटर्न के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर। क्या बात कर रहे हैं हम? ओरिजिन यानी उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ द रिटर्न यानी कि लिखावट के आधार पर। और तीसरा जो विषय वस्तु है हम उसे कह सकते हैं क्या? ऑन द बेसिस ऑफ द अमेंडमेंट यानी संशोधन के आधार पर। क्या होता है हमारा? संशोधन। तो संशोधन के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं? आपको कॉन्स्टिट्यूशन को, जो संविधान होता है, उसे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा अमेंडमेंट। क्या होता है? जिसे आपको 368 में आपको इसका वर्णन किया गया हमारे संविधान के अनुच्छेद में। आपको 368 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया संशोधन का, और 20वें आपको भाग में इसका वर्णन किया गया है। तो संशोधन का हम चर्चा कर रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द अमेंडमेंट वी कैन डिवाइडेड टू टाइप ऑफ द आपको कॉन्स्टिट्यूशन। लाइक जैसे हमारा संविधान कैसा हो सकता है? तो हो सकता है हमारा क्या, चूंकि अब इसमें संविधान में संशोधन किया जा रहा है, तो संशोधन करने की बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है। जैसे कुछ संशोधन जो होते हैं आपको साधारण बहुमत से हो जाता है। जैसे 50% से क्या कर दिया जाता है, उसमें बहुमत अगर मिल जाता है तो संशोधन कर लिया जाता है, जिसे हम साधारण बहुमत, आपको सिंपल आपको मेजोरिटी से इसको पास कर दिया जाता है, जिसे हम साधारण बहुमत कहते हैं। और जो 50% पर क्या होता है, डिपेंड होता है। लेकिन कुछ जो संशोधन होते हैं आपको क्या होते हैं, इसमें मेजोरिटी की भी आवश्यकता होती है और ये साधारण बहुमत नहीं होता है। तो दूसरा इस आधार पर हम इसे क्या कर सकते हैं, तो जो सिंपल मेजोरिटी के आधार पर आपको संशोधन कर लिए जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्या, ये लचीला हमारा क्या है, संशोधन है। तो इस आधार पर हम इसे कर सकते हैं क्या, एक हो सकता है हमारा संविधान कैसा है, रिजिड हो सकता है। कैसा हो सकता है? रिजिड हो सकता है। रिजिड मतलब होता है कठोर। और एक होता है हमारा फ्लेक्सिबल। क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला हो सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द अमेंडमेंट वी कैन डिवाइड द आपको कॉन्स्टिट्यूशन इन टू टाइप्स, जस्ट लाइक क्या, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। तो रिजिड मतलब होता है कठोर, यानी कि इसमें ऐसे संशोधन होते हैं जो काफी चूंकि ना आसानी से इसे पास नहीं किए सकते हैं। और दूसरा जो होता है हमारा क्या, फ्लेक्सिबल, जो क्या होता है, लचीला होता है। तो भारत का जो संविधान है, इसके बारे में एक बड़ी विशेषता है कि जो हमारा संविधान है ना तो कठोर है और ना ही लचीला। और ये काफी मजेदार टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसे हम कह सकते हैं कठोर। क्या कहेंगे इसे? कठोर। और दूसरा जो हमारा क्या है, लचीला। तो ये रहा हमारा संशोधन के आधार पर। अब देखते हैं कि चलिए संशोधन करके आपको संविधान नियम और कानून को आपको ला दिया गया। और ला दिया गया कहां पर? तो देश में। और देश में जो लाया जाएगा तो यहाँ पर सरकार क्या करेगी, उसे इंप्लीमेंट करेगी। तो यहाँ पर शासन व्यवस्था के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, आपको संविधान को डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि शासन व्यवस्था, यानी कि शासन व्यवस्था के आधार पर हम कह सकते हैं, जो हमारे यहाँ सिस्टम है, हमारा रेगुलेशन का जो सिस्टम है, उसके आधार पर हम बांट सकते हैं। तो शासन व्यवस्था के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, शासन व्यवस्था के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, तो हम संविधान के प्रकार को भी जान सकते हैं। तो शासन व्यवस्था कैसा हो सकता है हमारा, आपको तो शासन व्यवस्था के बारे में हम पीछे ही बात चर्चा कर चुके हैं कि जो शासन व्यवस्था होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा क्या, एक होता है हमारा डेमोक्रेटिक, और दूसरा होता है हमारा क्या, आपको हेरिडेटरी होता है, जिसे हम राजतंत्रात्मक कहते हैं। तो एक होता है हमारा क्या, डेमोक्रेटिक, और एक होता है हमारा क्या, हेरिडेटरी, यानी कि मोनार्की टाइप होता है। यानी कि एक होता है लोकतंत्रात्मक, क्या कह सकते हैं इसे, लोकतंत्रात्मक कह सकते हैं, और एक होता है हमारा राजतंत्रात्मक। क्या होता है, राजतंत्रात्मक कह सकते हैं। तो ये चीजें आपको दिखाई देती है, शासन व्यवस्था के आधार पर हम बांट सकते हैं। एक होता है हमारा डेमोक्रेटिक और दूसरा क्या होता है, हेरिडेटरी टाइप, राजतंत्रात्मक होता है। चलिए अगला चीज, अब तो यहाँ पर शासन व्यवस्था भी देख लिए। अब देखते हैं यहाँ पर कि चूंकि इसको अब ला दिया गया है, तो अब चूंकि जो देश होता है वो देश क्या होता है, एक राज्यों का संघ होता है, या तो फेडरल हो सकता है, क्या होता है हमारा, और चूंकि राज्यों का समूह होता है, क्या होता है, राज्यों का समूह हो सकता है। तो उसके आधार, चूंकि अब राज्यों के बीच में संघ और राज्यों के बीच में शक्ति होती है,
तो शक्ति के बंटवारे के आधार पर, और शक्ति का बंटवारा वैसे देशों में होता है जहां पर संघ वाला आपको यूनियन वाला सिस्टम होता है, संघात्मक सिस्टम होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि संघ के आधार पर कहें या शक्ति के बंटवारे के आधार पर हम कह सकते हैं। किसके आधार पर कह सकते हैं? संघ के आधार पर कहें या शक्ति के बंटवारे के आधार पर हम इसे जान सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे? संघ के आधार पर, संघ के आधार पर कह सकते हैं या शक्ति के बंटवारे के आधार पर। शक्ति का बंटवारा उन्हीं देशों में किया जाता है जहां पर आपको क्या होता है, केंद्र और राज्यों के बीच में जहां पर शक्ति का बंटवारा किया जाता है, उसी देश को हम कहते हैं संघात्मक देश। तो इसके आधार पर हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है हमारा, दो भागों में इसे हम बांट सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको नहीं वीडियो में आ रहा होगा, इसलिए हम इधर लिख रहे हैं। एक होता है हमारा एकात्मक, क्या होता है? एकात्मक होता है। दूसरा होता है हमारा क्या? एकात्मक होता है। और एक होता है हमारा संघात्मक है। क्या होता है? संघात्मक। लेकिन कभी कभी ये चीज आपको अर्ध संघात्मक के रूप में दिखाई देता है, जिसे यूनिटरी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? यूनिटरी कह सकते, एकात्मक कहा जाता है। एक होता है हमारा संघात्मक और एक होता है हमारा अर्ध संघात्मक होता है। क्या होता है? अर्ध संघात्मक प्रकार का संविधान हो सकता है। हम अब इन चीजों पर थोड़ा सा बात करेंगे, फिर से थोड़ा सा अलग अलग बिंदुओं पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। जैसे लिखा गया है यहाँ पर विकसित, तो विकसित कहाँ पर होता है? प्राचीन समय से चला आ रहा है नियम और कानून, और उसी नियम कानून को अब आधार मान लिया गया है निर्णय देने का। चलिए ये चीज क्लियर हो गया। उसके बाद देखते हैं इनेक्ट। इनेक्ट में देखिए कि कोई देश होता है जो अपने यहाँ संविधान का निर्माण इस आधार पर करता है जो बाहरी देशों से क्या करता है, खास खास नियम और कानूनों को ग्रहित करता है, इनेक्ट करता है और अपने यहाँ संविधान का निर्माण करता है। इसको कहते हैं क्या? निर्मित संविधान। और यही संविधान का रूप थोड़ा सा चेंज हो गया। जिस देश में विकसित संविधान था उसके यहाँ लिखित संविधान होता है, और जिस देश में इनेक्ट किया गया उसके लिखित संविधान होता है। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर संविधान संशोधन के आधार पर बांट सकते हैं। जैसे कठोर हो सकता है, लचीला। संविधान में अगर संशोधन थोड़ा करने में मुश्किल हो रहा है और नियम और कानून बनाया जा रहा है, तब वो संविधान कैसा हो सकता है? कठोर हो, किसी तरह की समस्या नहीं हो रही है और साधारण बहुमत से अगर पास करके संशोधन करके कर लिया जाता है तो लचीला संविधान होता है। उसके बाद शासन व्यवस्था के आधार पर आपको लोकतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक दो भागों में हम कर सकते हैं, इसे बांट सकते हैं। उसके बाद होता है संघ के आधार पर, जिसे एकात्मक और संघात्मक कहते हैं। एकात्मक का मतलब होता है कि सारी शक्तियां, चूंकि केंद्र और राज्य से बना होता है हमारा देश, लेकिन सारी जो शक्तियां होती है केंद्र में निहित होती है और वो केंद्र क्या करता है? पूरे देश पर कंट्रोल करता है। तो ऐसे देश को संघात्मक, एकात्मक कहा जाता है। लेकिन संघात्मक क्या होता है? यहाँ पर वैसे देश होते हैं जहां पर केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति का बंटवारा होता है, और केंद्र अपने लिए नियम और कानून बनाता है और राज्य क्या करता है? अपने लिए नियम और कानून बनाता है। लेकिन अगर देखा जाए कि कभी कभी ऐसा सिस्टम आता है, सिचुएशन आता है जहां पर अर्ध संघात्मक दिखाई देता है, यानी कि कुछ नियम और कानून जो होते हैं ना, वो यहाँ पर कुछ और नियम और कानून होते हैं जो दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं? यहाँ पर कानून बना सकते हैं यहाँ पर। तो ये होता है अर्ध संघात्मक। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अब देखते हैं कि यहाँ पर किन किन देशों में किस तरह की आपको चीजें दिखाई देती है। जैसे यहाँ पर देखा जाए आपको, ये हमारा क्या है? विकसित संविधान का अगर बात किया जाए तो प्राचीन समय से, जैसे यहाँ पर जापान देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं? जापान में सबसे पहली बार राजतंत्रात्मक सिस्टम प्रणाली का विकास हुआ था। उसी तरह से इनेक्ट का बात करें, लिखित संविधान का बात करें, तो विश्व में सबसे पहली बार आपको 1787 में आपको अमेरिका में लिखित संविधान का विकास किया गया था। तो ये चीज हम देख सकते हैं। तो माफ कीजिएगा, निर्मित संविधान का अगर बात करें तो निर्मित का या लिखित का, बोथ आर सेम। तो निर्मित का मतलब होता है यहाँ पर, तो सबसे पहले अमेरिका में आपको निर्मित संविधान का विकास किया गया था। कौन सा देश है हमारा? आपको अमेरिका है, अमेरिका है। उसके बाद देखा जाए तो भारत अपना प्यारा सा देश। उसके बाद हमारा कनाडा देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? कनाडा। फ्रांस भी देख सकते हैं। तो ये चीजें हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर लिखित संविधान। तो लिखित संविधान में सारे देश यही आएंगे, जस्ट लाइक आपको अमेरिका आएगा, हमारा क्या आएगा? अमेरिका आएगा। उसके बाद आएगा क्या? भारत आएगा, आदि देश। कनाडा देख सकते हैं। तो ये देश आपको इसमें शामिल है। उसके बाद अनरिटन में सबसे, अगर चूंकि क्वेश्चन बहुत, ये आपको ना, आपको लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि
अलिखित संविधान, अगर छोटे छोटे जो एग्जाम होते हैं उसमें तो और पूछा जाता है कि अलिखित संविधान का जो उदाहरण है किस देश में देखने को मिलता है, तो इसका आंसर होगा क्या हमारा, ब्रिटेन होगा। उसके बाद देखा जाता है तो कठोर, रिजिड जो होता है, कठोर संविधान, तो यहाँ पर चूंकि देखा जाए तो यहाँ पर ना जो चीन है ये क्या होता है, काफी थोड़ा सा कठोर आपको संविधान वाला देश है चीन, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। और देखा जाए तो इसका नॉर्थ कोरिया भी एग्जाम्पल हो सकता है। क्या हो सकता है हमारा, इसमें दिखाई देता है आपको नॉर्थ कोरिया जो होता है। उसके बाद जो लचीला होता है जिसमें संशोधन किया जा सके, और ये यहाँ पर देखने को चीज मिलता है, चूंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि भारत का जो संविधान है वो कैसा है, और ये एग्जाम्पल देता है कठोर, दूसरा ऑप्शन लचीला, और तीसरा ऑप्शन ए एंड बी, और चौथा जो ऑप्शन होता है नॉन ऑफ दीज। तो ये आपको क्वेश्चन दिखाई देता है और वो काफी बेहतरीन होता है। और इससे जान लीजिए आप कि भारत का संविधान ना तो कठोर होता है और ना तो कठोर और ना ही क्या है, इसके बारे में आता है कठोर कम और लचीला क्या है, अधिक है। ऐसे आपको ऑप्शन आता है कठोर कम और लचीला अधिक है, तो इसके बारे में हम देखें। उसके बाद हमारा क्या है, लोकतंत्रात्मक। तो विश्व के अगर संदर्भ में बात की जाए तो विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। क्या है हमारा, लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। और लोकतंत्रात्मक कहें या गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का है। और आपको भली भांति ये मालूम होना चाहिए कि लोकतंत्रात्मक जो शासन प्रणाली था उसका विकास भारत में एक बिहार राज्य पड़ता है, और बिहार राज्य का एक वैशाली क्षेत्र है, और वैशाली क्षेत्र का एक लिच्छवी क्षेत्र था जहां पर सबसे पहली बार आपको गणतंत्रात्मक सिस्टम का विकास हुआ था बज्जी संघ में। तो यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद और चूंकि 16 महाजनपद थे, और 16 महाजनपदों में एक बजी जो क्षेत्र था वहां पर लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली दिखाई दे रहा था, और बाकी अन्य महाजनपदों में आपको राजतंत्रात्मक सिस्टम यहाँ पर दिखाई दे रहा था। उसके बाद देखा जाए ये रहा हमारा बिहार का कमाल। उसके बाद हमारा क्या है, संघ। तो संघ में एकात्मक हो सकता है और संघात्मक और एकात्मक को बता चुके हैं। और अर्ध संघात्मक का मतलब होता है कि जो दोनों का मिश्रण रूप दिखाई देता है, और भारत में भी ऐसा दिखाई देता है। लेकिन भारत कभी कभी एकात्मक रूप भी धारण कर लेता है। जैसे आपको नेशनल इमरजेंसी लागू हो जाए, आर्टिकल 50 आपको 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लागू हो जाए तो भारत कैसा हो जाता है, एकात्मक हो जाता है, यानी कि सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हो जाती है, यानी कि केंद्र सरकार के पास चली जाती है और राज्यों का कोई यहाँ पर भूमिका नहीं होती है। तो ऐसा सिस्टम दिखाई देता है। और ये रहा हमारा संघात्मक। तो दोस्तों मेरा जो 3 विषय वस्तु था, जो मेरे 3 प्रश्न थे, जैसे पहला था क्वेश्चन संविधान, और दूसरा था हमारा क्या, आपको संविधान का महत्व, और तीसरा जो हमारा प्रश्न था वो था संविधान के प्रकार। और तीनों प्रश्न जो है वो काफी अच्छे से मैंने क्या कर लिया है, समाप्त कर लिया है। और मुझे आशा है कि आपको ये सारे प्रश्न क्लियर हो चुके होंगे। अगर नहीं हुए होंगे तो आप इसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो एक चीज और थोड़ा आपको बता दें कि जो हमारा संविधान है, ये संविधान जो है आपको लैटिन वर्ड जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्या कहते हैं, हालांकि इस चीज को हमें पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हमें याद आया तो इसलिए बता रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसे हम संविधान कहते हैं। और संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपको लैटिन वर्ड से डेवलप हुआ है। लैटिन वर्ड कैसे, लैटिन वर्ड आपको कॉन्स्टिट्यूट किससे हुआ है, कॉन्स्टिट्यूट से हुआ है। किससे हुआ है, कॉन्स्टिट्यूट से हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूट का अर्थ होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इट मीन्स होता है आपको इसे हम कहेंगे क्या, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है निर्माण। क्या होता है, आपको नियम होता है। क्या होता है हमारा, आपको नियम होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे अगले कक्षा में।